हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज जो आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उन सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं कि जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन के कारण उन्हें नहीं कर पाते। तो आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे, ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एम्पेयर्स लॉ पढ़ा दिया था, उसके अनुप्रयोग पढ़ा दिए थे, और आज की क्लास में हम आपको ये दो टॉपिक्स पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक्स क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, ठीक, और बल कौन सा है यहाँ पर? चुंबकीय बल। और दूसरा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इन दोनों टॉपिक्स पर आधारित हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आपको ये पता लग जाए कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो दोनों ही क्वेश्चन हमने लिए हैं ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। तो आपको इतना पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कितने महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। अब हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, और जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। अब जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और ये इस चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से? v वेग से। तब इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा, क्या माना है कि माना आवेश q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, ठीक है। आवेश क्यों है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, और कण का जो वेग है क्षेत्र के लंबवत, यहीं पर लिख लीजिए आप, लंबवत v वेग से गति कर रहा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका जो वेग है इसके बिल्कुल लंबवत है, ये कितना वेग है? v वेग, ये इस साइड गति कर रहा है। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, तब आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी बी होगा। यानी कि इस आवेश पर जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा वो क्या होगा? क्यू वी बी। और ये जो बल है, ये बल इस B और B दोनों के ही लंबवत होगा। किस दिशा में? इस दिशा में।
इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी है, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। वो भी मैं आज आपको बताएंगे कि किसी भी आवेश पर बल किस दिशा में कार्य करता है। अभी हमने क्या कहा है कि F बराबर जो आपके पास आया है वो कितना आ चुका है, F बराबर QVB। और ये बल कौन सा है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। अब यदि मैं ये बात कहूं कि ये जो आवेश है ये इस B के लंबवत न होकर V वेग से और थीटा कोण पर गति कर रहा है, यदि आवेश Q B से थीटा कोण पर V वेग से गति, यदि आवेश Q B से थीटा कोण पर V वेग से गति करे, तब अब बात समझ में आ रही है। मतलब इस B से कितने कोण पर, थीटा कोण पर V वेग से गति करे, तब क्या होगा, तब जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल Fm बराबर वो कितना होगा। अब आप देखिए ये सूत्र किसका है, आप जानते हैं कि इसमें जो V ले रखा है हमने वो इस B के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस वेग के दो घटक कर लीजिए, इधर होगा V कोस थीटा और इस साइड होगा V साइन थीटा। तो हमें कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर वाला। तो इसका जो लंबवत घटक है Fm वो क्या होगा, Q और V की जगह V साइन थीटा और इनटू B। तो आपका जो सूत्र बना है Fm वो बना है Q V B साइन थीटा। और यदि मैं इसका सदिश रूप लिखूं, सदिश रूप, तो किधर होगा, Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये क्या है इसका सदिश रूप। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि F किसके बराबर है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के। तो यहां से स्पष्ट है कि जो F है वो V के भी लंबवत होगा और B के भी लंबवत होगा। तो क्या कहेंगे कि यहां जो Fm है, Fm वेक्टर वेग V वेक्टर तथा B वेक्टर दोनों के लंबवत होगा। ठीक है, और इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। आशा करता हूं आपके समझ में इतना आ गया होगा। इसमें आपके सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे पहले बात हमने किसकी की, चुंबकीय बल Fm बराबर कितना होगा, QVB। अब कब होगा ये, जब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो वेग V के क्या हो, लंबवत हो, तब Fm बराबर होगा QVB। और यहाँ जो V है वो B के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर इसमें। अब यदि मैं मान लूं कि जो आप इस Q है वो B से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा हो, तब क्या होगा, अब V थीटा कोण बनाएगा V, तो सिंपल सी बात है इस V का लंबवत घटक लेना पड़ेगा। अब इसके दो घटक तोड़ दिए, एक V कोस थीटा और एक V साइन थीटा।
तो सूत्र आपका वही है कि एफ एम बराबर क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। अब वी परपेंडिकुलर वाला कितना आ रहा है, वी साइन थीटा, तो इसकी जगह रख दिया, तो एफ एम बराबर आ चुका है क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। तो यहाँ से एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यदि सदिश रूप देखा जाए तो क्या होगा, एफ एम वैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब ये जो हमने एफ एम निकाला है ये है चुंबकीय बल, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ एम जो होगा मतलब चुंबकीय बल होगा वो वेग वी वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों के ही लंबवत होगा। वो आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें लोरेंज बल देखना है। कौन सा बल, लोरेंज बल। अब लोरेंज बल क्या होगा कि एक समान चुंबकीय अक्षेत्र में किसी भी आवेशित कण पर चुंबकीय बल इतना लगेगा, और अगर वहां पर वैद्युत अक्षेत्र भी होगा तो तब उस पर एक बल लगेगा एफ ई बराबर क्यू इंटू ई। तो ये कह सकते हैं कि किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल तथा वैद्युत बल, वैद्युत बल का योग, यानी कि जब दोनों ही बल एक साथ लगेंगे, चुंबकीय बल भी और वैद्युत बल भी, वैद्युत बल का योग लोरेंज बल कहलाता है। अब यहां थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगा। आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल था, वैद्युत बल वो एफ ई बराबर कितना था, क्यू इंटू ई वैक्टर, ठीक है। एफ बराबर क्यू इंटू ई भी कह सकते हैं। और आपका जो चुंबकीय बल आया है वो कितना आया है, एफ एम वैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो लोरेंज बल कितना होगा, लोरेंज बल जो एफ होगा वो होगा एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई कितना है आपके पास, क्यू इंटू ई वैक्टर, और एफ एम कितना है, क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। यहां से आप कह सकते हैं कि क्यू अगर आप कॉमन ले लो तो बन जाएगा ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे अगली बात हम करते हैं। चलिए अब ये जो आवेशित कण था, अभी हमने बात की है कि इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है उसकी दिशा किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे हम। क्या बोल रहे हैं हम कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, ठीक है। कौन सा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये नियम 2023 में पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में। अब जानते हैं आप बायां हाथ कौन सा होता है आपका, ये खब्बा हाथ,
लेफ्ट हैंड। अब यदि आप इस हाथ को अपने अंगूठे और 2 उंगलियों को इस प्रकार मोड़ ले कि सबके सब मतलब ये तीनों ही परस्पर लंबवत रहे, तब यदि बीच वाली उंगली, ठीक, इसको हम बोलते हैं तर्जनी उंगली। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और यह उंगली वेग की दिशा में हो, किधर हो, वेग की दिशा में, तब अंगूठा इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है ना। तो अगर हम कुछ ऐसे बनाएंगे तो हम छोटा चित्र बना सकते हैं। ये हम अपनी तर्जनी उंगली बना रहे हैं, ये बी की दिशा को प्रेजेंट करेंगे, और ये है आपकी मध्यम उंगली, ये किसकी दिशा को प्रेजेंट करेगी, वेग की। तो जो अंगूठा होगा वो प्रेजेंट करेगा बल की दिशा को। ठीक है, ये क्या है आपका अंगूठा है, ये तर्जनी अंगुली है, और ये आपकी मध्यम उंगली है। बात समझ में आ गई है इतनी। क्या कह रहे हैं हम कि इसके अनुसार यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तब यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा, मध्यमा अंगुली आवेशित कण के वेग की दिशा, आवेशित कण के वेग की दिशा में हो या प्रदर्शित करे, तब अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई है। अब दोबारा सुन लीजिए, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि परस्पर तीनों लंबवत हो, तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यम उंगली वेग की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब आपको बस एक ध्यान रखनी है कि यदि यहां पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, तो अंगूठा इसकी दिशा में लेना है, दिशा में लेना। और यदि माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो अंगूठा इसकी विपरीत दिशा में लेना। चूंकि इस नियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई धारावाही चालक भी रखा होगा तो उस पर भी बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई धारावाही चालक है तो उसमें गति कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर चलते हैं, वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब जिधर भी धारा होगी
उसकी विपरीत दिशा में कौन चलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋण आवेश। तो हमें जो ये उंगली लेनी है, ये V वाली, ये धारा की विपरीत दिशा में लेनी है, धारा की विपरीत दिशा में। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे अगर यहां मैं बात कहूं कि जैसे धारा ऊपर की साइड चल रही है, धारा किधर चल रही है? ऊपर की साइड। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे। इलेक्ट्रॉन चलेंगे किधर? नीचे की ओर। तो यहां से जो माइनस क्यू आवेश है, अंगूठा, या आपको थोड़ा सा गलत लिख दिया, अंगूठा नहीं, अंगुली। अंगुली भी कौन सी? ये मध्यम अंगुली। तो अंगुली दिशा में लेंगे प्लस आवेश की, और माइनस क्यू की विपरीत दिशा में। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? नीचे। और उंगली किधर लेनी है? माइनस के विपरीत दिशा में। तो उंगली रखेंगे हम ऊपर की ओर। ये वाली उंगली किधर रखेंगे? जैसे ये ऊपर की ओर। ठीक है बात? तो इस प्रकार ध्यान वैसे मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा जब वो आर्टिकल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बस ध्यान रखना है कि अगर आपको इस वाले में भी लगाना है तो माइनस की विपरीत दिशा में हम अपनी उंगली लेंगे। अब आप इसको छाप लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ये गलती से क्वेश्चन ही साफ हो गया। देखते हैं हमारे वैल्यू थोड़ी याद है नहीं है। ये तो आर्टिकल आपका अभी रह रहा है, इसी में लिख देंगे हम आवेशित कण की गति। चलिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके। तो चलिए आपका क्वेश्चन दोबारा हमने लिख दिया है, तो आइए करते हैं इसे सॉल्यूशन। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ। इसने कहा है कि 1 × 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण, मतलब जो इसका आवेश है Q, वो कितना है? 1 × 10⁻⁹ कूलाम। और चुंबकीय क्षेत्र B कितना दिया हुआ है आपके पास? B वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक, टेस्ला। और V वेक्टर भी आपको दे रखा है, V वेक्टर इज इक्वल टू -75 i कैप प्लस 100j कैप। तो 3 वैल्यू है, और आपको पूछ क्या रहा है? चुंबकीय बल का परिमाण और उसकी दिशा। ठीक है, ये 2 वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं कि चुंबकीय जो बल होता है, अभी आपने पढ़ा भी है, चुंबकीय बल जो Fm होता है वो होता है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब सबसे पहले आपको वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वैसे आप जानते हैं कि इसको हम सारणिक विधि से निकालते हैं, और यहाँ पे चलिए सारणिक विधि से ही निकाल लेंगे। मान लिया इसमें 3 वैल्यू दे दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जानते हैं कि सारणिक में आई कैप, जे कैप और के कैप सबसे ऊपरी रो में आते हैं। उसके बाद v के गुणांक लिखेंगे। तो v में क्या है? -75, 100, और k का इसमें नहीं है तो उसके लिए 0। फिर b के लिखेंगे, b का i का गुणांक कितना है? 4, j का गुणांक कितना है?
3 और के इसमें भी नहीं है तो इसलिए उसके लिए 0। आशा करता हूँ क्रॉस निकालना आपके पास आता होगा क्योंकि कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। चलिए अब आई, इस रो को हम दबाएंगे तो 100 की गुना इसमें 0, 3 की गुना इसमें 0, माइनस जे। अब इसको दबाएंगे तो इसकी गुना इसमें 0, माइनस इसकी गुना इसमें 0, प्लस के इसकी गुना इसमें तो 75, के कितने होगा 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लग गया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 225। इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस 400, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये कितना माइनस 225 और माइनस 400 यानी कि माइनस के 625 के। तो यहाँ आपको जो मिला है वो माइनस 625 के मिला है। किसकी वैल्यू है v क्रॉस b की। आपको निकालना है एफ एम का फॉर्मूला भी आपने देखा है q इंटू वी वैक्टर क्रॉस b वैक्टर है। अब q की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 गुना 10 की घात माइनस 9 है, और गुना में v क्रॉस b की वैल्यू भी आपने क्या निकाली है माइनस 625 के कैप। तो इसकी गुना 1 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस 625, और इस माइनस को आप किसके साथ लगा लोगे इस के साथ, तो 625 गुना 10 की घात माइनस 9 और माइनस के कैप। तो पॉइंट बाद में मानी जाती है, तो इस दशमलव को आप जितने भी अंकों बाद इधर खिसकाओगे उसकी घात तो नहीं कम हो जाएंगे। तो अगर इस दशमलव को आप 6 के बाद लगाओ ऐसे तो 2 अंकों बाद इधर आएगी यानी कि घात 2 कम हो जाएगी, तो 10 की घात माइनस के 7 और माइनस के कैप। ठीक है, तो एफ एम वेक्टर की वैल्यू ये आ चुकी है, यानी कि यहाँ से जो परिमाण होगा क्या होगा परिमाण, मतलब परिमाण होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। एफ एम कितना 6.25 गुना 10 की घात माइनस के 7, और इसकी जो दिशा होगी ये न्यूटन में आएगा, और दिशा एफ एम की किधर होगी के का मतलब जेड एक्स की दिशा में, और माइनस का मतलब जेड एक्स की ऋणात्मक दिशा में। तो दिशा होगी जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, यानी कि यहां से कह सकते हैं कि एफ एम की दिशा जेड एक्स की ऋणात्मक दिशा में। तो इस तरह आसानी से क्वेश्चन को आप कर देंगे। अब देखिए ये टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर इसे इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इस टॉपिक को मैं इससे अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए सब बच्चे अपना पढ़ते रहे और अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहे।